दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट न केवल पब्लिक के लिए है, ये हमारे जैसे फिजिशियंस के लिए, कॉमन प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बेहद ज़रूरी टॉपिक है। और मेरे दिमाग में ये उस दिन आया जब मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला कि उन्होंने खरगोश पाला है और वो खरगोश ने उनके किसी घर वाले को हल्का सा स्क्रैच मार दिया हाथ पे। तब क्वेश्चन आया कि क्या रेबीज वैक्सीन इनको लगना चाहिए। अब हर जगह से अलग अलग ओपिनियन आ रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अलग, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अलग। तब मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सी गुंजाइश है और इसके बारे में जानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये टॉपिक है आज का रेबीज वैक्सीन पे। तो मेरे साथ इस टॉपिक पे बोलने के लिए हैं आज डॉक्टर सस्मिता मोंगी और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपको मैं क्या बताऊं, इनके इंटरव्यू के लिए आज हम आए हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। और ये जो मेडिकल कॉलेज है इसकी मैं स्टूडेंट भी रही हूँ और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया है। तो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में मैडम डेमोन्स्ट्रेटर हैं और एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की एक टेक्स्ट बुक है, उसमें जो रेबीज के ऊपर टॉपिक है उसकी भी एक को ऑथर है और इसके लिए मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर सीमा। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि डॉक्टर सीमा मेरी बैचमेट भी हैं और हम लोग सब यहीं के पास आउट हैं। ये जो जीआर मेडिकल कॉलेज है, ये जैसा कि डॉक्टर सीमा ने आपको बताया, ये 17th मेडिकल कॉलेज है इंडिया का और यहाँ से 8 पद्मश्री निकल चुके हैं। ये बहुत क्रेडिट की बात है। दैट्स सो ग्रेट टू नो। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं कि डॉक्टर सस्मिता, रेबीज वैक्सीन जो है वो किन जानवरों के या एनिमल्स के काटने पर लगना चाहिए। देखिए, रेबीज बीमारी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आजकल फिर से कहना चाहिए इन वोग है क्योंकि हमारी कंट्री रेबीज एंडेमिक कंट्री है। तो ये जो वैक्सीन है ये हर उन वार्म ब्लडेड एनिमल्स के काटने पे लगती है। जैसे कि मैं इन्यूमरेट कर देती हूँ, सबसे ज़्यादा तो डॉग्स एंड कैट्स है ना, क्योंकि ये हमारे बहुत डेली कांटेक्ट में आते हैं तो इनके काटने पे लगती है। इसके अलावा जो सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में लेते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता और आप कहें ये खरगोश है, स्क्विरल है, ये सब वार्म एनिमल्स है, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इनके काटने पे लगनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है इस वैक्सीन के साथ कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वार्म ब्लडेड हैं लेकिन जिनके काटने से रेबीज ट्रांसमिट नहीं होती है ना। तो जो मैंने आपको ये सब बताया, बंदर वाइल्ड एनिमल में आता है, चाहे वो मदारी का बंदर हो, पालतू बंदर हो, जू में बंद हो बंदर, लेकिन तब भी बंदर के काटने से रेबीज के केसेस बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा 98 to 99% तो डॉग्स एंड कैट्स से होते हैं। जहाँ मैं डॉग बोलती हूँ वहाँ आप ये मान के चलिए कि वो डॉग्स एंड कैट्स है ना। तो ये सब जानवर हैं जिनके काटने पे हमको रेबीज की वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो जैसे चूहा है, हाँ, है ना। चूहा वार्म ब्लडेड एनिमल है, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक रैट है, एक तो होता है वाइल्ड, एक होता है डोमेस्टिक रैट। तो पहले तो ये था कि जो डोमेस्टिक रैट होता है वो अगर दिन में काटता है तो हम वो ये वाली रेबीज की वैक्सीन लगाएंगे। अगर वो रात में काटेगा तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि दे आर नॉक्टर्नल क्रीचर्स। तो इसलिए रात का जो मूवमेंट है वो उनका नॉर्मल बिहेवियर है और डे का मूवमेंट उनका एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसलिए डे बाइट में हम हिस्ट्री लेते थे और डे बाइट की अगर हिस्ट्री है तो फिर हम रेबीज की वैक्सीन लगाते थे। लेकिन अब ये मालूम पड़ा है कि डोमेस्टिक रैट के काटने से रेबीज ट्रांसमिट नहीं होती है, तो इसलिए अब हमने चूहे की बाइट में लगाना बंद कर दिया। ओह, दैट्स सो ग्रेट टू नो। और यही रैबिट के साथ है कि रैबिट में केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रेबीज की बीमारी 100% फेटल डिजीज है। 100% फेटल की मतलब पूरी दुनिया में आज की तारीख में सिर्फ 9 या 10 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि आदमी
रेबीज होने के बाद भी जिंदा बचा है, लेकिन उसमें भी उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहा है, कोई हेल्दी नहीं है तो पूरी दुनिया में आज तक। इसलिए ये 100% फेटल डिजीज है। 100% फेटल से मैडम का कहने का मतलब है 100 लोगों को अगर रेबीज हुई तो 100 के 100 मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए ये आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि 100% फेटल है। साथ में ये 100% प्रिवेंटेबल भी है। क्या बात इसको हम 100% बचा भी सकते हैं, है ना। इसलिए इस पे हमारा फोकस आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, रेबीज पर। और 14 साल से कम के बच्चों में तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, बच्चों की बाहर खेलने जाते रहते हैं ना, इसलिए उनमें रेबीज का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। ऑल राइट। तो बच्चों को भी आप बता के रखिए कि जरा भी अगर कुत्ता स्क्रैच भी कर जाता है उनको, तो माँ बाप को उन्होंने तुरंत बताना है, छुपाना नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो मैं जैसा आपको बता रही थी ना कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके केस रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन रेबीज के साथ ये कहा जाता है कि व्हेन इन डाउट, जब आपको जरा भी डाउट हो रहा है तो आप वैक्सीन दे दीजिए, क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अंडर प्रोटेक्शन। ट्रीटमेंट हम ज्यादा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि किसी को देना चाहिए और हमने नहीं दिया, क्योंकि बीमारी 100% जानलेवा है। तो यानी कि जो खरगोश के काटने से जहाँ से दे दीजिए, मुद्दा शुरू हुआ है, उसमें देना है, दे दीजिए, क्योंकि रेबीज हो जाएगी तो बचाव बिल्कुल नहीं हो सकेगा, इसलिए देन देयर इज नथिंग। इसलिए बेटर टू वैक्सीनेट। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली गुड मैसेज गिवन बाय डॉक्टर सस्मी, एंड बहुत ही क्रिस्पली और क्रिस्टल क्लियर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं वैक्सीन के बारे में, जैसे जो बाइट्स होती हैं उसकी भी ना कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो मैं डॉक्टर सस्मी से जानना चाहूँगी कि कैटेगरी ऑफ बाइट्स हम कैसे क्लासिफाई करें। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें जो इंटैक्ट स्किन होती है, जो स्किन ब्रेक नहीं हुई है, खाल फटी नहीं है, तो अगर ऐसी स्किन पे सिर्फ लिक्स हैं, है ना, मतलब लिख लिया है बस, जैसे लिख करते हैं, चाटते हैं जिसको, चाट लिया है, लेकिन स्किन ब्रेक नहीं हुई है, तो इसको हम कैटेगरी 1 में रखेंगे। ठीक है। कैटेगरी 2 में क्या होता है कि स्किन ब्रेक हो गई, है ना, हल्का सा स्क्रैच आया, बाइट नहीं है ऐसी, स्क्रैच आया, ओके, है ना, एब्रेजन या स्क्रैच ऐसा है, और उसमें से ब्लड बिल्कुल भी नहीं निकला, तो इसको हम कहेंगे कि कैटेगरी 2। और कैटेगरी 3 में अगर जरा भी ब्लड ऊज हुआ है, जरा भी अगर ऊज हुआ है, मतलब कि एनी ट्रांसडर्मल बाइट, है ना, तो जरा भी ऊज हुआ है तो हम उसको कैटेगरी 3 में रखेंगे। दूसरे, एनी वाइल्ड एनिमल बाइट, मतलब ये मैं बात कर रही हूँ वाइल्ड एनिमल जो कि वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल से रेबीज ट्रांसमिट नहीं होती है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल की अगर बाइट है तो उसको कैटेगरी 3 में रखा जाएगा। और वाइल्ड एनिमल हम डॉग्स एंड कैट्स के अलावा सबको वाइल्ड एनिमल में रखेंगे, चाहे वो घर का घोड़ा हो, टांगे वाले का घोड़ा जो वहीं रहता हो, गाय भैंस बकरी घर में पली हुई हो, मदारी का बंदर हो, कुछ भी हो, ये सब वाइल्ड एनिमल में आएंगे। डॉग्स एंड कैट्स के अलावा सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल में आएंगे और इनको कैटेगरी 3 में रखा जाएगा, और इनके लिए कोई ऑब्जर्वेशन पीरियड नहीं है। अच्छा। डॉग्स एंड कैट्स के अलावा किसी भी वाइल्ड एनिमल के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, कुत्ता या बिल्ली ने काटा तो 10 दिन तक उसको ऑब्जर्व करो, 10 दिन में अगर कुत्ता मर जाता है, कुत्ता या बिल्ली अगर मर जाती है, तो फिर हमको फुल शेड्यूल देना ही है। पहले कंसेप्ट था कि 10 दिन तक ऑब्जर्व करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि थोड़ी सी वैक्सीन कम हो सकती है ना, तो अभी हमने बहुत लगा ली, तो हम लोग उसको ये कह के चलते थे कि आप ऑब्जर्व कर लीजिए, जिस केस में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर का ही कुत्ता है, तो फिर आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए 10 दिन तक। और अब हम क्या करते हैं कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट तो कर देते हैं, है ना, जो उसका शेड्यूल है, जो कि मैं आगे बताऊंगी, कि हम स्टार्ट कर देते हैं ट्रीटमेंट, और अगर 10 दिन तक कुत्ता जिंदा रहता है, कुत्ता या बिल्ली, तो फिर हम उस ट्रीटमेंट को
छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब एक हाथ शॉट देख के आप देखिए रख ऐसा देते हैं। करते हैं, हाँ। जैसे 10 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड है कुत्ते बिल्ली के लिए, और किसी के लिए नहीं है। अच्छा, तो और किसी के लिए नहीं है, ये समझ लीजिए। सिर्फ कुत्ते या बिल्ली के लिए ही है ऑब्जर्वेशन पीरियड 10 दिन का। चाहे वो कुत्ता बिल्ली आपका पेट हो, चाहे वाइल्ड जी हो। हाँ, जी हाँ। करीब 50% केसेस ऑफ रेबीज तो पेट एनिमल्स से होते हैं, पेट डॉग्स एंड कैट से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो स्ट्रे डॉग है या पेट डॉग है। हम पेट डॉग को या कैट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 10 दिन तक आपने देखा, लेकिन साथ में आपने ये स्टार्ट कर दिया, तो आपकी 0 डोज चली गई, फिर 3rd डे की डोज चली गई, 7th डे की जो डोज है उसको हम पोस्टपोन करते हैं। अगर कुत्ता 7 दिन तक जिंदा है तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं। 8वें दिन जिंदा है, 9वें दिन के लिए कह देते हैं, 9वें दिन जिंदा है, 10वें दिन के लिए कह देते हैं। पेशेंट आपको आके बताता है कि आज 10 दिन हो गए, कुत्ता अभी भी जिंदा है। आपने 0 डोज और 3rd डोज लगवा ली है और 10वें दिन तक कुत्ता जिंदा है, तो आप तीसरी डोज को 21वें दिन पे कर देंगे। तो उससे हमने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। तो आदमी प्रोटेक्ट भी हो गया, करेक्ट है ना, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी पूरी डोजेस की। परफेक्ट है ना, क्योंकि वैक्सीन महंगी होती है, तो हमने उसको सेव भी कर लिया, आदमी की जान भी बच गई, उसको कोई खतरा भी नहीं रहा, और हमने उसको मतलब प्रोटेक्ट भी कर लिया। बहुत ही अच्छा तरीका है कि मतलब आपने जान भी बचाई है, आपने जो है वैक्सीन भी बचाई है, वैक्सीन भी बचाई है। क्योंकि देखो सोर्सेस आपके पास जितने अवेलेबल सोर्सेस हैं, उसमें आपने किस बेहतरी से इसका डिसीजन लिया है, ये बहुत खूब, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। बस इतना बता दीजिए डॉक्टर सस्मी, ये 10 दिन का क्या कॉन्सेप्ट है? 10 दिन का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, अगर किसी के सलाइवा में होते हैं, लार में वायरस होता है, ये ठीक है ना, रेबीज एक वायरस बीमारी है। हाँ। तो हाँ, रेबीज एक वायरल डिजीज है ना, वायरस से होती है, रेबीज के वायरस से होती है, ये आरएनए वायरस होता है। ओके। तो उससे होती है ये बीमारी। तो क्या होता है, 10 दिन का कंसेप्ट ये है कि 3 से 6 दिन और बाद के 72 घंटे, मतलब 3 दिन, हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो अगर डॉग की सलाइवा में वायरस है, तो साइंस एंड सिम्टम्स आने के पहले, क्लिनिकली मतलब ऐसे दिखने से पहले वो इन्फेक्टिव हो जाती है सलाइवा। साइंस एंड सिम्टम्स डॉग्स में, डॉग्स एंड कैट्स, हाँ उनमें, मतलब हाँ, वो बीमार होने के पहले, हाँ मतलब कि वो ट्रांसमिट कर सकता है। ऑलराइट, है ना, तो वो 3 to 6 डेज का पीरियड ये होता है। मतलब कि रेबीज की बीमारी का जो ये ऑब्जर्वेशन पीरियड जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। ऑलराइट, कब तक वो कुत्ता या बिल्ली तो फिर ये कर सकते हैं। तो ये 3 to 6 डेज होता है, तो मैक्सिमम हुआ 6 डेज, हम 6 डेज लेके चलते हैं। और ऑनसेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स से टिल डेथ जो पीरियड होता है, दैट इज फिक्स 72 आवर्स, मतलब कि 3 डेज। तो ये 6 और 3 मिलके कितने हो गए, 9 डेज। तो अगर कुत्ते या बिल्ली को अगर रेबीज की बीमारी है, तो फिर वो 10 दिन के अंदर मर जाएगा। ओके। तो ये पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन का रैशनल है। और मेरी उन सबसे गुजारिश है जो कुत्ता पालते हैं, जैसे मैडम ने कहा है, ज्यादा करके केसेस हाँ पेट डॉग से होते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट है। पेट डॉग से भी रेबीज बहुत बहुत ज्यादा, करीब 50% पेट डॉग्स एंड कैट से ही होती है, इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। तो जो कैटेगरी ऑफ बाइट्स हो गया, जो मैडम ने 3 बताई अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, और जो 3rd है जिसमें ब्लड निकलेगा, वो सीवियर बाइट में आता है। प्लस और कंट्रीज में बैट्स की जो होती है, अच्छा, वैम्पायर बैट्स होते हैं, वो रेबीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि बैट इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल। ओके ओके ओके, मैमल है ना बैट, बिल्कुल बिल्कुल वार्म ब्लडेड एनिमल है। करेक्ट। अब इसका जो है डोजिंग स्केड्यूल बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, अच्छा मैं बस यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि कोई भी जैसे कुत्ता काट के हमारे पास आता है एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस हमको एक बार फिर से वो देखना पड़ता है कि भाई क्या स्केड्यूल है, क्योंकि ऑब्वियसली रोज नहीं आते ऐसे केसेस। प्लस हमको एक रैबीपुर वैक्सीन के बारे में ही पता है, तो हम सभी लोग उसके ऊपर ही ज़्यादा बताते हैं। तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए आप एक कहाँ पे उसको लगाना है, हाथ में पैर में कहाँ पे लगेगा, प्लस उसका डोजिंग क्या है?
हाँ देखिए, वो प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन है ओके ना। जो कई तरह की वैक्सीन होती है, वीरो सेल वैक्सीन होती हैं और प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो होती है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन होती हैं, बहुत तरह की वैक्सीन है। इनको हम कहते हैं सेल कल्चर वैक्सीन, सेल कल्चर सीसीवी कहा जाता है इनको। पहले लगती थी पेट में, वो अलग होती थी, 14 इंजेक्शन लगते थे, वो अलग थे। ओके अब बहुत अच्छी पोटेंट एंड सेफ सेल कल्चर वैक्सीन आ गई हैं, तो इनको हम लगाते हैं। इनके 2 शेड्यूल होते हैं, एक है इंट्रामस्कुलर शेड्यूल और एक है इंट्राडर्मल शेड्यूल। पहले इंट्रामस्कुलर शेड्यूल से लगता था, जिसमें कि जो डोज होती थी और जो शेड्यूल होता था वो 0, 3, 7, 14 और 28th डे, ऐसे 5 होते थे। तो इंट्रामस्कुलर के 5 होते हैं और जो डोज होती है वो होती है 1 ml, है ना। जो प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो की डोज है वैक्सीन की, वो है 1 ml इंट्रामस्कुलर। और जो इंट्राडर्मल शेड्यूल आया है उसमें दोनों शोल्डर्स पे लगती है एक बार में और 4 बार लगती है, मतलब इंट्रामस्कुलर 5 बार लगता है, इंट्राडर्मल 4 बार लगता है। पहले मैं आपको इंट्रामस्कुलर का बता देती हूँ। तो इंट्रामस्कुलर का 0, 3, 7, 14, 28, ये 5 दिन वैक्सीन लगी अलग अलग उस पर, मतलब 0 डे, फिर 1, 2, 3। जैसे कि पहली वैक्सीन अगर 5 तारीख को लगी है, तो जो दूसरी वैक्सीन है 3rd डे की, वो 8 तारीख को लगेगी, है ना। और तीसरी 7th डे, तो वो लगेगी 12 तारीख को। मतलब इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि 0, 1, 2, 3 ऐसे काउंट करते हैं। आज की डोज, जैसे आज अगर पहला दिन है तो आज को 1 नहीं काउंट करेंगे, आज को 0 काउंट करेंगे, है ना। तो 0 डे काउंट करेंगे, तो ये तो 5 डोजेस लगेंगी। तो 5 डोजेस में 1 ml इंट्रामस्कुलर, है ना। तो ये 5 ml डोज होती है। कौन सी मसल में लगाते हैं डॉक्टर साहब? डेल्टॉइड, राइट या लेफ्ट, कहीं भी, हाथ में, शोल्डर पे लगाते हैं। ग्लूटियल रीजन में हम इसलिए नहीं लगाते बिकॉज द अमाउंट ऑफ फैट इंटरफियर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वैक्सीन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वैक्सीन की वजह से सीरो कन्वर्जन प्रॉपर नहीं हो पाता। सीरो कन्वर्जन नहीं होगा तो सीरो प्रोटेक्शन नहीं होगा, करेक्ट, जो हमको ऑप्टिमम चाहिए। तो इसलिए हम लोग ग्लूटियल रीजन में, मतलब कि कूल्हे में नहीं देते, हम लोग हमेशा डेल्टॉइड में लगाते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रामस्कुलर वैक्सीन। अल्टरनेट लगेगा क्या? पहला जैसे 0 डे का यहाँ लगाए तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर वो सीधे हाथ से काम कर रही है, वो चाह रही है कि नहीं हमें तो सारी लेफ्ट में ही लगवानी है, तो लेफ्ट में लगवा दें। ओके, ऐसा कुछ नहीं। दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रामस्कुलर के 5 डोजेस होती हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा शेड्यूल आता है इंट्राडर्मल। ये थोड़ा बाद में आया है, इसको अपडेटेड थाई रेड क्रॉस शेड्यूल कहते हैं, वैसे नाम से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इंट्राडर्मल शेड्यूल है ये बहुत अच्छा है। ये उतना ही इसकी एफिकेसी इंट्रामस्कुलर जैसी ही एफिकेसी है, और ये 0.1 ml लगता है। 0.1 ml, एक डोज इधर एक डोज इधर, है ना। राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर, मतलब दोनों डेल्टॉइड में इंट्राडर्मल रूट से लगता है। तो एक बार की डोज हुई 0.2 ml की, जिसमें से हाफ डोज 0.1 ml इधर लगा, हाफ डोज 0.1 ml इधर लगा, है ना, दोनों शोल्डर्स पे। तो एक बार की डोज हुई 0.2 ml। इसमें 14th डे की डोज नहीं होती, इसमें होता है 0, 3, 7 एंड 28। 14th डे की डोज नहीं होती, और एक बार की डोज 0.1 होके 0.2 ml हो गई। तो 0.8 ml में हम पूरा शेड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये इंट्राडर्मल वैक्सीन का एडवांटेज है। और उसमें 5 ml में, इंट्रामस्कुलर में 5 ml में वो होता है कंप्लीट, और इसमें 0.8 ml में कंप्लीट हो जाता है। एफिकेसी दोनों की बराबर, बिल्कुल बराबर। अच्छा, है ना, परफेक्ट। इंट्राडर्मल मतलब स्किन में दिया जाता है, बस सिर्फ हम लोग एपिडर्मिस को लिफ्ट करके डर्मिस में दे देते हैं। ठीक है, जैसे बीसीजी वैक्सीन होती है। ठीक है, है ना, बीसीजी वैक्सीन होती है। ठीक है। ये सब, ये जो जानकारी अभी दी है मैडम ने, ये नर्सिंग स्टाफ के लिए है, और दैट्स आई थिंक वेरी वेरी, मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे अच्छा कभी मैंने स्केड्यूल वगैरह कहीं भी ना मैंने पढ़ा है ना सुना है। थैंक यू सस्मी फॉर दैट। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जो मैंने बताया कि एक वीरो सेल वैक्सीन भी होती है, तो उसकी डोज इंट्रामस्कुलर शेड्यूल के लिए 0.5 ml है,
Alright. है ना। जैसे ये 1 ml है प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो वैक्सीन, उसमें है 0.5 ml। अच्छा, लेकिन इंट्राडर्मल शेड्यूल से वीरोसेल वैक्सीन भी 0.1 ही दी जाएगी पर डोज, मतलब 0.1 ml इधर 0.1 ml इधर, उसमें डोज कम नहीं होगी। इंट्रामस्कुलर के लिए एक वैक्सीन 1 ml वाली है, दूसरी 0.5 ml वाली है, लेकिन इंट्राडर्मल के लिए दोनों 0.1 ml है। इनके दोनों के कॉस्ट में कुछ फर्क है क्या, या एफिकेसी में? हाँ, ये जो है जो प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो है ये थोड़ी महंगी है। अच्छा, हाँ, एफिकेसी बिल्कुल सेम है। और गवर्नमेंट में ये बिल्कुल फ्री में लगते हैं? गवर्नमेंट फैसिलिटी जो हेल्थ फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट में, उसमें बिल्कुल फ्री लगती है। धन्यवाद हमारी कंट्री का और गवर्नमेंट का। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ, अब ये बहुत कॉमन होता है कि हम एक बार वैक्सीनेट हो चुके हैं और फिर से कुत्ते ने हमें काट लिया है, तो नेक्स्ट तो नेचुरली ये सबसे पहले दिमाग में आएगा कि हम इसको कब रिपीट कर सकते हैं। हाँ, देखिए, कुत्ते ने काट लिया है या बिल्ली ने काट लिया है ना, किसी ने भी काट लिया है, एक बार अगर वैक्सीन का पूरा शेड्यूल हो चुका है, इंट्रामस्कुलर वाले 5 या इंट्राडर्मल वाले 4, अगर एक बार पूरा कोर्स लिया जा चुका है और उसके मान लीजिए कोर्स खत्म होने के 1-2 महीने के अंदर ही किसी ने फिर से काट लिया, फिर से आपको एक्सपोजर की हिस्ट्री है, तो फिर आप 3 महीने तक आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा वैक्सीनेशन कराएं। 3 मंथ्स तक, है ना। एक शेड्यूल जो हो चुका है उसके 3 महीने तक आपको दोबारा कितनी भी बार काटे, है ना, कितनी भी बार काटे, कोई भी हाँ, दूसरा तो जानवर भी काटे, आपको दोबारा नहीं करवाना है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद अगर काटेगा तो फिर आपको रीवैक्सीनेशन वाला शेड्यूल दिया जाएगा। रीवैक्सीनेशन वाले शेड्यूल मतलब कि 0 और 3। अच्छा, है ना, सिर्फ 2 डोजेस लगेंगी। इंट्रामस्कुलर होगा तो 1 ml, और अगर इंट्राडर्मल होगा तो यूनिलेटरल लगेगा। अच्छा। मतलब कि अब रीवैक्सीनेशन दोनों शोल्डर्स पे नहीं होगा, 0.1 ml ऑन सिंगल शोल्डर ऑन 0 डे एंड 0.1 ml ऑन सिंगल शोल्डर ऑन 3rd डे। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स रीवैक्सीनेशन, दैट्स वेरी ग्रेट। अब आई थिंक हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग वैक्सीनेशन हो गए। एक वैक्सीनेशन में मैं प्री एक्सपोजर और बताना चाहती हूँ। हाँ, डेफिनेटली, प्री एक्सपोजर प्रोफाइल कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनके यहाँ पेट्स पले हुए हैं या फिर जो जानवरों के बहुत कांटेक्ट में आते हैं, जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं, करेक्ट, ये बहुत, या एनिमल हैंडलर्स होते हैं, है ना, और या पेट ओनर्स होते हैं, तो या लेबोरेटरी वर्कर्स होते हैं, करेक्ट, है ना, जो रेबीज वायरस के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस देते हैं, मतलब हम उनको पहले से ही उनको प्रोफाइल एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोटेक्शन हम पहले ही दे देते हैं। काटा नहीं है, मतलब काटा नहीं है पहले, लेकिन हम उनको पहले से काट सकते हैं, तो ऐसे में हम उनको पहले से देते हैं, जिसको कहा जाता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। तो ये दी जाती है 0, 7 और 21 या 28। ओके, 0, 7, 21 या 28। तीसरी डोज या तो 21st डे पे भी लगवा सकते हैं या 28th डे पर भी लगवा सकते हैं। ओके। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जब हम 10 डेज का ऑब्जर्वेशन पीरियड करते हैं तो हम जो 0 और 3 डोज दे देते हैं और फिर 7th डे की डोज को डेफर करते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं 10th डे तक, अगर डॉग या कैट अलाइव है तो उसमें आपको मैंने कहा ना कि पोस्ट एक्सपोजर को हम प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट कर देते हैं। Correct. तो इन दैट केस प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस 0, 3 और 21 या 28 हो जाती है। परफेक्ट, है ना। तो ये प्री एक्सपोजर है। देखिए आजकल प्री एक्सपोजर में जो WHO ने कहा है उसमें 0 और 7 भी दे सकते हैं, नया शेड्यूल है, लेकिन हम वो फॉलो करते हैं जो कि हमारा DCGI बोलता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो बोलते हैं वो हमारी नेशनल गाइडलाइंस होती हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। जब तक हमारी नेशनल गाइडलाइंस में वो नहीं आएगा तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। परफेक्ट। तो अभी हमारी नेशनल गाइडलाइंस में यही है कि आप 3 वाला ले दो, ठीक है ना। तो हम 7 भी 20, क्योंकि हमारी रेबीज एंडेमिक कंट्री है ना, रेबीज एंडेमिक कंट्री है अपनी। इससे मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कोई बाहर से अगर कंट्री में हमारे आ रहा हो
तो हमारी कंट्री अगर एंडेमिक है और उनके यहाँ रेबीज के केसेस नहीं है, हाँ, तो प्री एक्सपोजर के पहले ही हाँ, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लें। बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन पे। ये क्या होता है? देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि एंटीबॉडीज, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, है ना, तो इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये क्यों दिया जाता है कि एक हमने एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमने थोड़ी डोज में दिया और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी। तो क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं तो उसको कुछ टाइम लगता है इम्यूनिटी आने में। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या करेंगे, कैटेगरी 3 में इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो पीरियड टाइड ओवर करने के लिए हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। परफेक्ट, है ना, क्योंकि हमने ये 0 डे वाली दी, ये 0 दी, 3 दी, तो ये इम्यूनिटी एक लेवल होता जाता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लेकिन जो इनिशियल फेज है कैटेगरी 3 में, उसमें हम क्या करें, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करें, तो उस पीरियड को टाइड ओवर किया जाता है विद इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये कैटेगरी 3 एक्सपोजर में दिए जाते हैं, प्लस कैटेगरी 2 में भी दिए जाते हैं जब पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हो। तो जैसे कि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उसे, या फिर उसको HIV एड्स है या किसी चीज से इम्यूनो सप्रेशन है, ऐसे केसेस में, मलेरिया में भी होता है, ऐसे केसेस में हम कैटेगरी 2 एक्सपोजर में भी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। मतलब यूजुअली कैटेगरी 3 में दी जाती है, लेकिन ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें अगर कैटेगरी 2 एक्सपोजर है तब भी हम इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। ओके, कैटेगरी 2 आपने क्या बताया था? कैटेगरी 2 में मैंने ये बताया था कि स्क्रैचेस है या एब्रेशंस है, उसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है। ओके, और ट्रांसडर्मल बाइट कैटेगरी 3 में आ क्या जाती है। कहा बीच में? ये मलेरिया का मैंने कहा कि या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी या मलेरिया या HIV तो एड्स। मलेरिया मतलब उसको अभी चल रहा है या पास्ट हिस्ट्री? नहीं, चल रहा है। मतलब पेशेंट को मलेरिया भी अगर है तो फिर तो उसको पास्ट लगाना पड़ेगा इम्यूनोग्लोबुलिन। और अगर डायबिटिक हो सिंपल, नहीं, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं आएगा। तो आप जैसे HIV एड्स में होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यस, या फिर कैंसर पेशेंट या कीमोथेरेपी, इस तरीके। ठीक है, परफेक्ट। तो इन लोगों को कैटेगरी 2 में भी इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। और मेरा आज का फाइनल क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन का डोज क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब ERIG, और दूसरा होता है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि HRIG। तो कॉमन है ERIG, सेफ होता है, इक्वाइन है, सेफ है। इसकी डोज होती है 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर kg बॉडी वेट। मैक्सिमम डोज हम 3000 तक दे सकते हैं। ओके, है ना, ठीक है। और जो HRIG है ह्यूमन वाला, उसकी डोज होती है 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर kg बॉडी वेट। मैक्सिमम उसको 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं। ठीक है। तो आपने जैसे कि ये ERIG है, इसमें पहले था कि स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है, थोड़ा सा इंजेक्ट करके देखा जाएगा, 15 मिनट पेशेंट को बिठा के रखेंगे और उसके बाद अगर कोई रिएक्शन नहीं दिख रही है हमको तो फिर हम फुल डोज दे देंगे। लेकिन आजकल ये कहा जाता है कि ये बहुत सेफ हैं, तो स्किन टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, है ना, इट इज नॉट नीडेड, ये कहा जाता है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं इनको हम घाव में देते हैं, घाव में इनफिल्ट्रेट करते हैं, इन एंड अराउंड द वुंड, इनको इनफिल्ट्रेट करते हैं। तो ये जो है जैसे डोज है आपकी, तो ये जो ERIG है इसमें एक वाइल में 5 ml होता है। मैक्सिमम डोज जो होती है वो 10 ml की होती है, क्योंकि एक 300 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। तो एक वाइल 5 ml की है तो 1500 हो गए, करेक्ट। तो 2 वाइल 10 ml की है तो 3000, और मैक्सिमम डोज मैंने बताया आपको कि ERIG की 3000 होती है, तो 10 ml से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये इसकी डोज है। मतलब आप ये मान के चलिए 75 kg का जो कोई पर्सन है, कोई आदमी 75 kg का है तो उसको 3000 लगता है। तो उसके ऊपर चाहे वो 80 किलो का हो, 90 किलो, 100 किलो, कितना भी हो, उसको 3000 ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा डोज नहीं दी जाती है।
HRIG में 20 है, उसमें 1500 दिया जाता है। वो 1 ml 2 ml की वाइल्स होती है। परफेक्ट। लेकिन क्या होता है कि HRIG बहुत महंगा पड़ता है ना, बहुत महंगा पड़ता है। ERIG थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में सस्ता है। एक वाइल जो होती है 450 से 600 रुपए की एक वाइल आती है ERIG की। हाँ, ERIG की, तो ये सस्ता है। इसकी उसमें तो 2500, 4000, 500 उसमें इतना महंगा, लेकिन वो बहुत अच्छा है। मतलब बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? नहीं, साइड कोई चांस ऑफ साइड नहीं है। इफेक्ट्स? देखिए, अगर ERIG में भी अगर आपको लगता है, आपने मान लीजिए स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट किया, जो कि अभी भी किया जाता है ना, मैंडेटरी नहीं है लेकिन लोग करते हैं। अगर किया और उसमें अगर आपको लगता भी है कि इसमें कुछ हमको रिएक्शन दिख रही है, तो इवन देन आप पूरे मतलब कि इमरजेंसी ट्रे के साथ एक ऐसी सेटिंग में आप देंगे, चाहे आपको लगे कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है, इवन देन यू विल गिव इट बिकॉज इट इज लाइफ सेविंग मेजर। ऑलराइट, मतलब है ना, आपको देना ही है। आप उसके रिएक्शन को ट्रीट कर लो। हाँ, लेकिन आप इसको विदहोल्ड नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, है ना, विदहोल्ड नहीं करेंगे, ये है इसके साथ। अच्छा, और होता नहीं है। और ऐसे में बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। सपोज आपको ERIG से आपको लगा रिएक्शन हो रहा है, बहुत रेयर है, लेकिन हजारों में एक को होता होगा, लेकिन उस समय क्या हम उसको फिर HRIG पे ले सकते हैं? नहीं, ERIG मतलब कि अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो आप HRIG दीजिए ना। करेक्ट है ना, हाँ, अफोर्ड कर सकता है तो HRIG दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ये पहली वैक्सीन के विद इन 7 डेज ही दिए जाते हैं। बियॉन्ड 7 डेज ऑफ फर्स्ट ARV वैक्सीन नहीं दिए जाते। अच्छा, क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि उस समय फिर एक्टिव और पैसिव दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एफिकेसी कम हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ उसको विद इन 7 डेज ऑफ फर्स्ट ARV, विद इन 7 डेज ऑफ बाइट नहीं है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जब काटा है उसके 7 दिन के अंदर नहीं, जब पहली वैक्सीन दी गई है उसके 7 दिन के अंदर ERIG या HRIG मतलब रिग जो है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, वो विद इन 7 डेज ऑफ फर्स्ट ARV, फर्स्ट एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाता है। हाँ, इससे तुरंत मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि काटने के कितने दिनों में आपको मतलब दे ही देना है वैक्सीन? देखिए, हाँ, काटने के तुरंत बाद देना चाहिए, है ना, ये तो आइडियल है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो वो जब आए तब आप उसको फ्रेश केस की तरह ट्रीट कीजिए। प्लस ये कहा जाता है कि अगर आपने कोई आपके पास हिस्ट्री लेके आया 6 महीने पहले की, कि 6 महीने पहले मुझको कुत्ते ने काटा था, है ना, 6 महीने पहले कुत्ते ने काटा था, मैं कुत्ते को देख नहीं पाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब वुंड भी नहीं है ना, यहाँ हल्का सा कुछ एक निशान सा दिख रहा है बस, है, और मैं जो हूँ किसी मतलब दोस्त ने बताया तो मैं अब आपके पास आया हूँ। किसी दोस्त ने बताया कि अरे तुमने लगवाई नहीं, तो 6 महीने पहले की बात है, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं लगवाया, ना मैं कुत्ते को देख पाया था। तो अब वो आपके पास आया तो आप क्या करेंगे? आप उसको कैटेगरी 3 एक्सपोजर की तरह ट्रीट करके पूरा ट्रीटमेंट देंगे। ओह माय गॉड, है ना, पूरा देंगे आप, नॉलेज पूरा उसको आपको देना है, सारे डोजेस। ओके, सो एनी टाइम पेशेंट कम्स आफ्टर अ बाइट ऑफ अ वाइल्ड एनिमल और अ पेट एनिमल वार्म ब्लडेड, आपको वैक्सीनेट करना है, क्योंकि रेबीज हो जाए तो उससे पेशेंट को नहीं बचा पाए। हाँ, नहीं बचा सकते। Oh, that's so लेकिन much 100% प्रिवेंटेबल है, इसलिए आपको वैक्सीन। और जब व्हेन इन डाउट, आपको कभी भी डाउट हो, करेक्ट, आप दे दीजिए वैक्सीन, है ना, इसके साथ हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। डॉक्टर सस्मी, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक तो मेरी बैचमेट, और इतनी इन्होंने अच्छी जानकारी दी है आज। आपने मुझे जानकारी देने का मौका दिया। अरे नहीं, क्या बात है। देखो आज हम अपने ग्रह स्थान पे मौजूद हैं दोनों, और मुझे भी बहुत बहुत खुशी है। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सीमा, थैंक यू वेरी मच। GRMC मेडिकल कॉलेज से मैं और सस्मी आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। आई होप ये जानकारी आप बहुत लोगों तक पहुंचे और आप इससे पूरा इसका लुत्फ उठाए और लाभान्वित हो। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।